तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता, यूपीटीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बीपीएससी टीयर 4, यूजीसी नेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये बेहद आसान सा सवाल है, तो बिना किसी दिक्कत के आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कर दें वीडियो को और अपने जवाब हमको दें। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, हिंदी में किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया है? बहुत आसान सा सवाल है। आसान सवाल से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर हिम तरंगिणी, अब इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को भी याद करेंगे। हिम किरीटिनी, वर्षांत के बादल, ये किसकी रचना है? और लाल चुनर, पुष्प की अभिलाषा, अब देखिए इसमें जो एक चीज याद रखनी है कि हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी, अब आप देखिए इनका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अब देखिए माखन को अगर आप ज्यादा समय तक सुरक्षित रखना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे हिम में रखना पड़ेगा। हिम का मतलब बर्फ में, यानी फ्रीज में। तो हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी, ये दोनों ऐसे याद रखिएगा कि माखन को कहां रखेंगे ज्यादा दिन तक चलेगा? हिम में रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनको समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? बताइए। फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें विभिन्न कवियों के जो दर्शन हैं वो मालूम होने चाहिए। अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन, इन दो दर्शनों से जयशंकर प्रसाद रहे प्रभावित। निराला
अद्वैत वेदांत, महादेवी वर्मा बौद्धवाद या दुखवाद से प्रभावित रही। जो सुमित्रानंदन पंत हैं, ये प्रगतिवाद से भी और बाद में अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। यहां जो सवाल बनता है कि इनकी कौन सी रचना किस दौर के अंतर्गत आती है, इस तरह का सवाल बनता है और वो रचनाएं भी उसी तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि इनकी रचना हम किस किस वर्ग में उसे रखते हैं। जैसे अब छायावादी रचनाओं को अगर देखें तो इनकी रचनाएं आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। छायावादी रचनाएं, छायावादी रचनाओं में पहली रचना इनकी मिलती है उच्छ्वास। पहली रचना मिलती है क्या? उच्छ्वास। ग्रंथि वीणा, ग्रंथि वीणा, पल्लव और गुंजन, पल्लव और गुंजन। अब ये रचनाएं किस काल की हैं? इनकी छायावाद की हैं। कौन कौन सी? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। अब इनकी अंतिम रचना जो छायावाद में आती है वह गुंजन है, वो 1932 में आती है। कब आती? 1932 में। और पहली रचना कब पूछी जाती है इनकी? उच्छ्वास 1920 में। तो दोनों याद रखना है कि इनकी पहली छायावाद की रचना किस सन में आती है। तो पहली छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 में, और गुंजन जो अंतिम रचना है वो 1932 में आती है। क्लियर है? अब इसके बाद आप जानते हैं कि प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से हो जाती है। प्रगतिवाद की शुरुआत कब से हो जाती है? एक बार जितने लोग लाइव हैं फटाफट लाइक कर दें। प्रगतिवाद की शुरुआत कब से हो जाती है? 1936 से हो जाती है। अब 1936 से जब शुरुआत होती है तो जो रचना का नाम ही है उसी से आपको याद कर लेना चाहिए, युगांत। यानी युगांत से ही एक युग के अंत की घोषणा कर देते हैं। युगवाणी, युगवाणी और ग्राम्या। ग्राम्या जो रचना है इसकी डेट आपको याद रखनी है। क्यों डेट याद रखनी है? क्योंकि जो दूसरा इनका दौर था प्रगतिवादी दौर, तो प्रगतिवादी दौर की शुरुआत युगांत से करते हैं, यानी छायावाद युग के अंत की घोषणा, और प्रगतिवाद की शुरुआत की घोषणा कर देते हैं 1936 से। और ग्राम्या 1940 से प्रगतिवाद का भी खात्मा कर देते हैं। अंतश्चेतनावादी फिर कविता आ जाती है इनकी, अंतश्चेतनावादी कविता। अंतश्चेतनावादी जो कविता है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण जो रचना, इसकी डेट याद रखनी है 1947। कैसे याद रखेंगे? अब जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने एक स्वर्ण किरण छा गई। भारत जब आजाद हुआ तो हमारे सामने क्या छा गई? एक स्वर्ण किरण छा गई। अरे वाह, भारत आजाद हो गया। यानी जब भी स्वर्ण किरण की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि हमारे अंदर नई चेतना जग गई कि भारत आजाद हो गया। तो स्वर्ण किरण की डेट आपको भारत की आजादी से जोड़कर याद रखना है, 1947 हो गया। ठीक है। युगपथ, युगपथ 1949, यानी देश आजाद होने के 2 साल तक सड़कें बनती रहीं। युगपथ का निर्माण कैसे हो गया? 1949 में युगपथ का निर्माण हो गया। फिर नव मानवतावादी। अब देखिए, पहली छायावादी रचना उच्छ्वास, पहली प्रगतिवादी रचना युगांत, पहली अंतश्चेतनावादी रचना स्वर्ण किरण, और पहली नव मानवतावादी रचना जो है वो उत्तरा है। उत्तरा 1949 में पहली रचना है। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद,
कला और बूढ़ा चांद, अमिता लोकायतन, अमिता लोकायतन और चिदंबरा। अब कई बार इस तरह का भी सवाल बनता है कि इनमें से पंत की कौन सी रचना अंतश्चेतनावादी युग की है, या इनमें से कौन सी रचना पंत की नवमानवतावादी धारा से है, कौन सी रचना छायावादी है और कौन सी रचना प्रगतिवादी है। तो कम से कम हम इतना तो जानते रहें कि अगर धाराओं में बांट के सवाल पूछा जाए तो हम बता सकें कि कौन सी रचना इनकी किसके अंतर्गत आती है। क्लियर है? तो यहां पर राइट आंसर कौन से हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। अगला सवाल, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पदों की संख्या जब गिनी जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमें समझना होगा। पदों की संख्या हम सबको याद तो कर नहीं सकते हैं कि भाई चलिए सबको रटे रहें, लेकिन तुलसीदास की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जहां पर हमें उनके जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को, उनके पदों को याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सवाल बनता है और पूछा जाएगा। देखते हैं वो कौन कौन सा सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जानकी मंगल, जानकी मंगल 216, रामचरितमानस 1074, कृष्ण गीतावली 61, विनय पत्रिका 279, दोहावली 573, बरवै रामायण 69। अब देखिए ये मतलब इतनी रचनाएं हैं जिनके पदों की संख्या आपको याद रखनी है। इनके पदों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, इनके पदों की संख्या आपसे पूछी जाएगी कि इसमें पदों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जानकी मंगल, मंगल का मतलब क्या होता है? विवाह होता है। और जब विवाह होता है तो विवाह हमेशा किस तरीके से होता है? अगलम बगलम स्वाहा करके विवाह तो होता नहीं है। विवाह की अपनी एक परंपरा है। और कैसी परंपरा? उसकी प्रबंध परंपरा है कि पहले क्या होगा। अब अगर कोई ये गाना गाने लगे कि राजा जी गवनवा लई जा, कैसे गाना है?
गवनवा लई जा राजा जी, गवनवा लई जा राजा जी। विवाह नहीं हुआ पहले गवन हो जाएगा? नहीं हो सकता। पहले तिलक होगी बाद में विवाह होगा। मतलब एक प्रबंध की, जैसे प्रबंध का एक क्रम होता है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार से यह भी व्यवस्था है। तो अगर यहां मंगल शब्द आ गया है तो मंगल से हमको क्या याद रख लेना है कि यह इनका एक प्रबंध काव्य है। यानी यहां पूछा जाएगा किस प्रकार की रचना है, तो यह एक उनकी प्रबंध रचना है। मंगल लगा हुआ है मतलब इनकी प्रबंध रचना है। पार्वती मंगल, तो पार्वती मंगल में भी अगर मंगल लगा हुआ है तो मंगल माने क्या होता है? विवाह होता है। पार्वती मंगल, मंगल लगा इसका मतलब विवाह, इसका मतलब यह भी क्या है? प्रबंधात्मक रचना है। रामचरितमानस प्रबंधात्मक रचना तो है ही है। अब यहां लिखा है कृष्ण गीतावली। गीतावली, यहां गीत शब्द आया है तो गीत का मतलब क्या हो जाएगा? ये गीति काव्य हो जाएगा। सीधे सीधे इसमें क्या कहा गया है? गाना गाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गीति काव्य हो गया। अब इसी तरीके से कृष्ण गीतावली है, तो कृष्ण गीतावली है तो इसमें भी क्या है? कृष्ण गीतावली, इसमें भी क्या लगा हुआ? गीत शब्द आया है। गीत शब्द आया का मतलब यह भी क्या हो जाएगा? एक गीति काव्य हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिकाओं में क्या छपते हैं? गीत छपते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा? गीति काव्य हो जाएगा। पत्रिकाओं में भी क्या छपते हैं? गीत छपते हैं, विनय पत्रिका भी गीत काव्य हो जाएगा। गीतावली नाम में ही गीत है, यह भी गीत काव्य हो जाएगा। अब जैसे कुछ रचनाएं की जो मुक्तक हैं, पूछा जाता है कि तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं मुक्तक परंपरा की हैं, कौन सी रचनाएं मुक्तक हैं। तो मुक्तक वाली रचनाएं कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हम क्या चाहते हैं? मुक्त होना। मुक्त यानी अगर कोई मुक्ति किसी को जीवन से मिलती है तो कैसे मिलती है? आदमी स्वर्ग से धारता है, फिर उसको जला दिया जाता है। क्या कहते हैं? जला देते हैं। और जलाने का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्न। बर्न का मतलब बरवे, बरना, जलना, बर्न होना। तो बर्न यानी बरवे। बरवे रामायण किस प्रकार की रचना है? मुक्तक रचना है। बर्न होना, जला देना, बरवे मुक्तक, बरवे छंद में है। अब अगर आज कोई जल जाएगा, मान लीजिए पेन जलेगी, क्या होगी? जल के कम होगी। इस अनुसार देखें तो यह जल कैसा लग रहा है? कम हो गया, 69, 69 बच गया है। ठीक है, बरवे रामायण, यह भी मुक्तक रचना हो जाएगी। दोहावली, अब इसके नाम में ही ऐसा लग रहा है कि मुक्तक ही होगी। दोहावली, दोहा है इसमें ना, तो क्या हो जाएगा? यह भी मुक्तक परंपरा की रचना हो जाएगी। कवितावली, 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 अब इसमें भी क्या है? कविता सुनाई जा रही है, कोई कहानी नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगी? मुक्तक रचना हो जाएगी। कवितावली भी किस प्रकार की रचना हो जाएगी? मुक्तक रचना हो जाएगी। अब जिस भी रचना के अंत में वली लगा हुआ है या पत्रिका लगा हुआ है, वली लगा है या पत्रिका लगा है, वो सभी रचनाएं ब्रज भाषा में हो जाएंगी। किसमें? ब्रज भाषा में। अब अगर वैरागी, अगर बैरागी है, वली है और पत्रिका है, तो वैरागी लोग क्या करते हैं? वली पत्रिका को पढ़ते हैं। तो वैरागी में वैराग संदीपनी, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में। कवितावली, वली लगा है ब्रज भाषा में। गीतावली, वली लगा है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका, पत्रिका लगा है ब्रज भाषा में। दोहावली, वली लगा है ब्रज भाषा में। कवितावली, वली लगा है ब्रज भाषा में।
तो बैरागी लोग बलि पत्रिका पढ़ते हैं किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो आपको याद रखना है कि जो बलि लोग होते हैं बलि पत्रिका पढ़ते हैं, बैरागी लोग बलि पत्रिका पढ़ते हैं किस भाषा वाली? ब्रज भाषा वाली। तो सारी ब्रज भाषा की रचनाएं अपने आप आपको याद हो जाएंगी। रामचरितमानस 1074 और जानकी मंगल 216। अब इसको भी याद करा दें कि पहले जो है, अब आप ज्यादातर कविताओं में अगर आप देखें तो एक चीज मिलती है, क्या? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। अब देखिए उम्र कौन सी है? 16 है, यानी विवाह की सबसे उपयुक्त उम्र क्या होती थी पहले? 16। अब भी 16 साल ही है। अब आप भले मेरे जैसे 40 साल तक विवाह न करें, लेकिन विवाह की सबसे सही उम्र 16 साल है। अब 16 साल में क्या होते हैं? 1 से 2 हो जाते हैं। 16 साल उम्र और 1 से 2, यानी जानकी जी का जब विवाह हुआ तो 1 से 2 हो गई। 2 किस उम्र में विवाह हुआ? 16 वर्ष में ना। हमारी मम्मी का भी विवाह 16 वर्ष में हुआ था, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी विवाह 16 वर्ष में हुआ होगा। तो यानी 1 से 2 हो गई जानकी, कब? 16 वर्ष में। तो 216 जानकी मंगल। ठीक है, इस तरह से हम याद कर लेंगे। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, इसमें भी याद रखना है किसमें कितना है टोटल? तो इसमें 164 है। पार्वती मंगल में 164 है। ठीक है, अब आगे यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 279 इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे। जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? आसान सा सवाल है। दरअसल जूठन एक आत्मकथा है जो कि दलित आत्मकथा है। सर जी हमारे सर जी की शादी हुई है 42 उम्र में। चलिए तब तो बड़ी खुशी की बात ही, अच्छा लगा मुझे सुन के। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखक हैं और ये इनकी बहुत मार्मिक रचना है। इसमें दलितों का जीवन दिखाया गया है कि दलितों के यहां एक दौर ऐसा था, घी या तेल का उपयोग कब किया जाता था? जब उनके यहां कोई मेहमान आता था। और वो घी और तेल आता कहां से था? तो जब बड़े बड़े घरों में शादियां होती थीं और उन शादियों में बहुत सारा खाना फेंक दिया जाता था। खाना फेंक दिया गया, क्या हुआ? तो इतनी संख्या में जानवर, सुअर, कुत्ते उस खाने पर झपट्टा मार रहे हैं और उसी खाने पर दलित भी झपट्टा मार रहे हैं। दोनों की लड़ाई में जो जीता तो बहुत सारा एक साथ में कचौड़ी है, पूड़ी है, मिल जाती थी। तो एक साथ में इतना मिल जाए तो क्या करें उसे? तो उसमें से क्या करते थे? घी और तेल को निचोड़ते थे। सब्जी में से तेल निचोड़ लेते थे और उसे रख देते थे कि हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो उस घी और तेल का उपयोग करेंगे। और जो बची हुई कचौड़ियां, पूड़ियां होती थीं उसको सुखा लेते थे और सुखा लेते थे धूप में और उसको रख लेते थे कि जब विषम परिस्थितियां होंगी, जब भोजन नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी का काम नहीं मिलेगा, तो गर्म पानी और नमक में डाल के उसको उबाल के खा लेंगे। इसी तरीके से जो जानवर है, मरे जानवरों की जो लाशें हैं उसका जो चमड़ा है, चमड़े में नमक लगाकर उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता था कि जब बरसात का महीना आएगा, क्योंकि बारिश का मौसम सबसे खतरनाक होता है मजदूरी करने वाले लोगों के लिए, तो उनको उस समय भोजन मिल सकेगा। तो इस तरह की बहुत सारी त्रासदियां जो हैं, जो देखी हैं, जो जीवन में उन्होंने समझी हैं, उन त्रासदियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन,
आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये 3 नाटक लिखकर वो अमर हो गए। एकांकियां भी उन्होंने लिखी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आषाढ़ का एक दिन, इसमें कालिदास, जिनको कवि कुल गुरु कहा जाता है, कालिदास के जीवन पर आधारित है। अब ये जो रचना है, ऐसे कैसे निकल आता नहीं समझ में आया। हां, एकदम सही बात है, लेकिन जब बहुत सारी कचौड़ियां पूड़ियां आपको मिल जाएंगी तो आप गर्मी में आप देखिए उसको, तो जो पूड़ी होती है, कचौड़ी होती है, उसको दबाइए तो हाथ में तेल लग जाता है, और उसको किसी कपड़े में रख के ऐसे खूब जोर से मरोड़ दीजिए तो 1 बूंद 2 बूंद निकलेगा। 1 बूंद भी निकल गया, 100 कचौड़ियां बना ली तो इतना तेल तो इतना घी तो निकल आएगा, पार्टी भर का हो गया। तो यहां पर आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है, लेकिन इसकी कथा किस प्रकार की है? तो एक तो कथा होती है उत्पाद्य, एक कथा होती है कल्पित, और एक कथा होती है मिश्रित। तो यह जो कथा है मिश्रित कथा है, क्योंकि इसमें का कथानक कल्पित भी है और ऐतिहासिक भी है। तो ऐतिहासिक और कल्पित दोनों को मिलाकर मिश्रित कथानक के रूप में कालिदास का जीवन जो है वह दिखाया गया है। आधे अधूरे स्त्री पुरुष के संबंधों पर आधारित है, और जो लहरों के राजहंस हैं वो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ निबंध हैं, निबंध है, उनके संग्रहों के साथ सुमेलित करिए, निबंधों के संग्रहों के साथ। देखिए, अब ये जो निबंध है साथियों, निबंध आपको अच्छे से याद करने, क्योंकि जीआईसी में या यूजीसी में जहां भी आप देखिए निबंधों से सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो निबंध और आलोचना ये दोनों लगभग मिलते जुलते पक्ष हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि किसका निबंध कौन सा है, उसका हम मिलान करते हैं। तो जैसे यहां पर आया सवाल कि मैंने सिल पहुंचाई, मैंने बहुत पहले भी आप सबको ट्रिक से इसे याद कराया था कि हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के समय में हमारे घर में इतने साधन नहीं होते थे। हमारे पास साधन नहीं होते थे, तो हम दूसरों के यहां मांगने के लिए जाते थे। तो क्या होता था, मैंने सिल पहुंचाई, तो सिल लाने और पहुंचाने का काम किसका होता था? विद्यार्थियों का, जैसे हम जैसे लोगों का, यानी विद्यानिवास मिश्र का। अब विद्यानिवास मिश्र के जो भी निबंध हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज कुछ निबंधों को मैं आपको याद भी कराता हूं कि अगर इनके निबंधों को अगर आपको याद रखना हो तो कैसे आप याद रखेंगे। भ्रमरानंद उपनाम से ये श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र भी लिखते थे। किस नाम से? भ्रमरानंद के नाम से। किसको पत्र लिखते थे? श्री नारायण चतुर्वेदी को भी लिखते थे। विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध हैं वो अगर हमको याद करने हो तो हम कैसे याद रखेंगे? तो इनके जो निबंध हैं और हरशंकर परसाई के जो निबंध हैं वो दोनों के नाम लगभग मिलते जुलते से लगते हैं। तो इनके निबंधों को कैसे याद रखना है कि इनके निबंधों को व्यंग के रूप में याद करना है और इनके निबंधों को ललित यानी मजाक, हल्के मजाक के रूप में याद करना है। जैसे विद्यानिवास मिश्र का एक निबंध है, कदम की फूली डाल।
तो जब आप बचपन में थे, विद्या जब अर्जित कर रहे थे, तो कदम की फूली डाल पे आप झूलने लगते थे। तो सारी चीजें आपको विद्या से जोड़कर याद करना है। आंगन पंछी और बंजारा मन। आंगन में घूमने में बड़ा मजा आता था जब आप विद्यार्थी जीवन में थे। तो आंगन पंछी और बंजारा मन। इसी तरीके से फागुन दुईरे दिन। फागुन का दिन भी आपके विद्यार्थी जीवन में बड़ा अच्छा होता था। आप पीपल के पेड़ के पास जाने के बहाने क्रिकेट खेलने के लिए भाग जाते थे। पीपल के बहाने जा रहा हूं फूल तोड़ने, किसका? शिरीष। शिरीष की याद आई, शिरीष का फूल तोड़ने के बहाने आप क्या निकलते थे? घर से निकल जाते थे। गांधी जी की फिल्म देखते देखते खुद ही रोने लगते थे। और गांधी जी के जीवन में इतना दुख था। गांधी जी का करुण रस आपके जीवन में था। विद्या निवास मिश्र। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बाकी जैसे सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई, रस आखेटक, कुबेरनाथ, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए कुबेरनाथ राय के जितने निबंध हैं, सभी निबंधों के जो नाम हैं आपको याद करने हैं, वो सब बड़े क्लासिकल नेम हैं। जैसे आजकल बच्चों के नाम क्या रखे जाते हैं, मतलब चिट्टू, पिट्टू, टिक्कू, मिक्कू, इस तरह से। लेकिन कुबेरनाथ राय के जो निबंध हैं, उनके नाम देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, खालिस मौज, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, कामधेनु, मन पावन की नौका, दृष्ट अभिसार, मराल, उत्तर कुरु, इस तरह से आपको मिलेंगे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? तो हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो कैसे क्रम रखेंगे? बाण चार पुन पोथा। छोटे से बच्चे को जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं क्या करते हैं? पहले चार डंडा मार देंगे, बाण चार पुन पोथा, फिर कहते हैं किताब निकाल लो। अब ये किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो ये सांस्कृतिक और मिथकीय हैं। यानी इनके यहां मिथक, धार्मिक सत्य वह भी है और कल्चर वह भी है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। जैसे आपको प्रेमचंद की रचना कफन कहानी, ईदगाह कहानी, उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, इसकी डेट, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, इसकी डेट, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, ऐसे जो कालजयी बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनकी डेट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो परीक्षा गुरु या फिर भाग्यवती, ये जो पहले उपन्यास हैं जिनको हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है,
उनकी डेट आप सबको याद रखनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? ये है राजी सेठ। इनका एक उपन्यास है तत्सम, बहुत महत्वपूर्ण है। तत्सम, अंधे मोड़ से आगे तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त दूसरे काल में, गमे हयात ने मारा खाली लिफाफा, ये इनका काफी महत्वपूर्ण है। गमे हयात ने मारा खाली लिफाफा। ठीक है, अगला सवाल, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। आसान सा सवाल है, किसकी पंक्ति है? तो यह घनानंद की पंक्ति है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो निबंध है अपनी नातिन के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जवाब लिखा था, उसने पूछ लिया था कि बाबा नाखून क्यों बढ़ते हैं। वह सफर था कि मुकाम कृत की लेखिका कौन है? तो स्मृति दंश बेतवा बहती रही इदन्नमम, बहुत चर्चित उपन्यास है। चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी और कहे ईश्वरी फाग त्रियाहट। कहे ईश्वरी फाग। अब आप सबको बताना है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है, यह आप सबको कमेंट करके बताना है। और ये सभी रचनाएं मैत्रेयी पुष्पा की हैं। इनमें से शब्द और उसके अर्थ का एक युग्म गलत है। चलिए, युयुत्स युद्ध करने का इच्छुक, मुमुक्ष मोक्ष प्राप्ति का विलासी, जिज्ञासु जानने की इच्छा, तितुर्ष मतलब दो तैरने के लिए इच्छुक होता है वह होगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। स्वधर्म शब्द का विलोम क्या होगा? स्वधर्म, यहां उपसर्ग लगा स्व, यहां पर हो जाएगा परधर्म। इनमें अशुद्ध वाक्य है। कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, जब भी आज शब्द आए तो आज के पहले और बाद में कल नहीं होता, परसों होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? चलिए, अब जो बुद्धि है वो कैसी है? तो यहां पर विशेषण विशेष्य होने की स्थिति में, उपमेय उपमान होने की स्थिति में, उपमान उपमान उपमेय उपमेय होने की स्थिति में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है।
अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय, तो जब भी या व र के पहले कोई आधा अक्षर दिख जाए तो वहां पर ई का या, ऊ का व, री का र, री का ल हो जाता है। तो अगर कभी भी आधा अक्षर के बाद व हो तो आधे अक्षर पे ऊ की मात्रा हम लगा देंगे, तो अनुदहन अ बराबर अन्वय हो जाएगा। इसमें गलत वर्तनी का शब्द है अधीन शब्द नहीं होता है। कहते हैं मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया, मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया। याद हो कि न याद हो, संस्मरण कृति के रचनाकार कौन है? याद हो कि न याद हो, काशीनाथ सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण है वो याद रखने हैं। काशीनाथ चलिए अब इसमें इन्हें शरद जोशी पुरस्कार भी मिला था। इसमें इन्होंने बनारस के घाटों और वहां के कुछ लेखकों पर भी बात की है। आहटे सुन रहा हूं यादों की, आहटे सुन रहा हूं यादों की। इसमें 18 संस्मरण है कुल, 18 संस्मरण है कुल। इसमें नामुर का भी जिक्र है। घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा नामोर सिंह पर केंद्रित यह संस्मरण है। इनमें से भास की कृति कौन सी है? इनमें से भास की कृति कौन सी है? तो बाल चरित। गोधूम चढ़कम में कौन सा समास है? तो जहां पर क्या कर दिया जाए, अलग अलग पदों का समाहार कर दिया जाए, अलग अलग पदों का समाहार कर दिया जाए। समाहार का जो प्रयोग होता है, इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो च का प्रयोग करते हैं, यानी और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हाथ पैर शब्द आ गया। क्या आ गया? हाथ पैर। अब इसका क्या होगा? पाणी च पादौ च तो तेसाम समाहारः। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार। पाणिपादम, पाणिपादम यानी हाथ और पैर का समूह। इसी तरीके से अहि नकुल, अहिम च नकुलम च तेषाम समाहारः, यानी अहि नकुलम। इस प्रकार से यह समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक द्वंद्व और है, जैसे हम कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। इसमें व और य
का प्रयोग करके द्वंद्व समास बनाया जाता है। व और या का प्रयोग करके दिन रात, दूध रोटी, लौ कुश, इस तरह से नर और नारी या और का भी प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अगला सवाल है, परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कहां लगता है? तो क्रिया के अंतर में कृत और संज्ञा के अंत में क्या लगता है? तद्धित लगता है। तो क्रिया के अंत में औचित्य के आधार पर क्या होता है? तो मान लीजिए हमने कहा कि राम आग से सींचता है। हमने कहा राम आग से सींचता है, तो यहां पर औचित्य के आधार पर क्या होता है? अर्थ का निर्णय किया जाता है। औचित्य के आधार पर अर्थ का निर्णय। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। तीनों सकार और ह इन्हें ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो ई को यणच से यण संधि है। ठीक है, ई का या, ऊ का वा, री का र, ली का ल हो जाता है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की परिभाषा याद करनी हो तो थोड़ा सा ट्रिक अपने दिमाग में रखें कि अगर आप बच्चे से कोई शोभा वाला काम करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसको डंडे से मारना पड़ेगा, यानी दंडी। तो काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। यह परिभाषा, लाइक बराबर करो भाई, जितने लोग लाइव हो उतने लोग लाइक कर दो भाई। बहुत कष्ट में पढ़ा रहा हूं, लोअर बैक पेन है, 8-10 दिन से लगातार जाके फिजियोथेरेपी करा रहा हूं, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं है और खड़े होने में बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाना पड़ता है। तबीयत खराब रहे या अच्छी रहे, पढ़ना पढ़ाना दोनों बंद नहीं होना चाहिए। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग जितने लोग जुड़े हैं। परी प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जो मधुप राजपथ पाई के भीख मांगत लोग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अब देखिए, जहां उपमेय और उपमान में साधारण धर्म या बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए। किसका? जहां पर बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो दृष्टांत अलंकार होता है। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों को उनके स्थित काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। यह मैंने आप सबको कई बार याद कराया है, और अगर अभी भी भूल जाता है तो वही एक गाना है कि सनम याद रखोगे कि भूल जाओगे। तुम मुझे भुला न पाओगे गाना था, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, और तुम मुझे भुला दिए तो मेरा इंतकाम भी देखोगे। याद करते हैं भामा, भामा को हम क्या मान के याद करते हैं? मामा। मामा के यहां जाने में मजा कब आता है? जब आप स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल कब जाते हैं? जब आप 6 साल के होते हैं। वामन, वामन को हम क्या मान के याद करते हैं? ब्राह्मण या मान के याद करते हैं। और ब्राह्मण को क्या अच्छा लगता है? लड्डू। कितने लड्डू? 2 लड्डू, एक लड्डू ऊपर एक लड्डू नीचे, 8वीं शताब्दी। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन। अब देखिए,
आनंद किसको होगा? आनंद किसको होगा? जो सबसे बड़ी गिनती होगी। अब सबसे बड़ी इकाई की गिनती कौन सी है? 9 है, तो आनंदवर्धन का समय 9 हो गया। कुंतक, कुंतक का मतलब होता है कुंतल। कुंतल का मतलब क्या होता है? 100 किलो, और 100 किलो में कितने 10 किलो होते हैं? 10-10 किलो होते हैं, यानी कुंतल में 10-10 किलो होगा तो कुंतल हो जाएगा। यानी भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। ठीक है, इसी तरीके से हमें याद रखना है कि जितने भी काव्य शास्त्री हैं, जितने भी काव्य शास्त्री साथियों, उनकी डेट कम से कम आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं भूल जाओगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तुम मुझे भुला न पाओगे, तो याद ही रखना है। भरत मुनि, भरत मुनि का समय याद रखना है, तो भरत मुनि के नाम में ही इनकी डेट छिपी हुई है। भरत मुनि के नाम में ही इनकी डेट छुपी हुई है। क्या डेट है? ये 2 छिपा हुआ है, यानी द्वितीय शताब्दी इनका समय माना जाता है। चलिए दंडी का समय देख लेते हैं, तो दंडी के समय में भी इनकी डेट छिपी हुई है। दंडी में कितनी दंडी होगी? 1 दंडी, 2 दंडी, 3 दंडी। तो दंडी में कितनी दंडी होगी? 3 दंडी होगी, यानी 7 हो जाएगा दंडी का समय। ठीक है, अब बात करते हैं उद्भट का समय। किसका? उद्भट का समय। अब छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अगर उसके सामने लड्डू रख देंगे तो क्या करेगा? भट्ट से गिर जाएगा खुशी के मारे। कितने लड्डू रखेंगे? 2 लड्डू, यानी 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी किसका हो जाएगा? उद्भट का समय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वामन का समय भी 8वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, रुद्र, रुद्रट, रुद्र कौन है? देवता हैं, तो इनकी इकाई में सबसे बड़ी गिनती होगी। तो आनंद कब आएगा? जब आप सबसे बड़ी गिनती में होंगे, 9वीं शताब्दी। रुद्र सबसे बड़े देवता हैं, इनका भी समय क्या होगा? 9वीं शताब्दी होगा। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, देखिए अभिनव गुप्त का समय, तो अभिनव गुप्त में जो 9 लिखा है, अभिनव गुप्त में जो 9 लिखा है, इसी को 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे? न वाला डंडा और व वाला 0, यानी 10। तो अभिनव गुप्त को 9 में 1 जोड़ के याद रखना हमेशा। नाम है अभिनव, तो 9 नहीं होके ये क्या है? 10 है। ठीक है, इसी तरीके से एक आचार्य है धनंजय। क्या नाम है? धनंजय। अब देखिए, अगर आप मामा के यहां जाते हैं तो सबसे छोटी धनराशि आपको क्या मिलती है? कहीं भी जाते हैं तो क्या मिलता है? सबसे छोटी धनराशि 10 रुपया, यानी धनंजय का समय क्या हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेकिन कोई बहुत महिमावान व्यक्ति है, महिम भट्ट पंडित जी हैं, मानदान हैं, तो उनको 10 नहीं दिया जाता, उनको कितना दिया जाता? उनको 11 दिया जाता है, 11 रुपया। तो महिम भट्ट का समय क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। भोजराज, अब देखिए भोजराज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग खिचड़ी खाने गए होंगे। अब पता नहीं आप लोगों के यहां खिचड़ी खाने वाली परंपरा है कि नहीं है। हमारे यहां पूर्वांचल में खिचड़ी खाने की परंपरा है, खिलाने की। और खिचड़ी में क्या होता है कि दूल्हा जाता है और दूल्हे के साथ 3-4 साथी जाते हैं उसके, या छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, और महिलाएं इतना गाली गाती हैं, इतना गाली देती हैं कि मन करता है कि थाली उन्हीं के मुंह पे मार के भाग जाओ, कह दो यार तुम खाना खिलाने बुलाई हो कि गाली खिला रही हो। मतलब, लेकिन उसका एक अपना उत्सव है, और स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से जो ये गालियां होती उनका भी अपना एक सांस्कृतिक महत्व होता है। क्या कहते हैं? हमरे समधि जी का पेट जैसे इंडिया का गेट रामा। ये तो भद्र गालियां हैं। अभद्र गालियों का आप स्तर ही नहीं समझ सकते हैं कि किस स्तर पे गाली देती हैं। और सभी गालियों में 3:30 की टेक होती है। बन्ना बन्नी के लेके भाग गए 3:30 बजे, ऐसा किए वैसा किए 3:30 बजे। तो ये जो भी है, तो खिचड़ी खाने भी जब आप गए बैठे तो आपको क्या किया जाता है? उस समय आपको 11 रुपए दिया जाता है। यानी जो महिमावान व्यक्ति है, महिमा मंडित करने वाला जो व्यक्ति है, उसको क्या दिया जाता है? महिम भट्ट, यानी कि महिमावान व्यक्ति को क्या दिया जाता है? 11 रुपए। महिम भट्ट 11 हो गया। महिमावान व्यक्ति जब क्या करता है? भोजराज भोजन करने बैठता है, तो भोजन के समय उसको क्या दिया जाता है? 11 रुपए दिया जाता है। ठीक है, हाँ ये मुझे आज तक नहीं समझ पाई। अच्छा, खिचड़ी नहीं पूरी सब्जी खिलाते हैं? नहीं, खिचड़ी थोड़ी सी होती है,
खिचड़ी थोड़ी सी होती है वो जरूर शुभ के रूप में रखी जाती है, बाकी दूल्हे को मूर्ख बनाया जाता है। सारा खाना जो बासी रखा रहता है वही लाके थाली में रख देंगे, थोड़ी सी खिचड़ी रख देंगे और पूरी महिलाएं एकदम छेक के गाली देंगी। तो लेकिन क्या करे आदमी, भाई खुशी के लिए आदमी क्या कर सकता है, पत्नी लेके जाएगा, खुशी यही मन में है और इसी खुशी के चक्कर में 4 गालियां खा लेता है। तो भाई अपने बाबू के लिए लोग मार खा लेते हैं, वो अपनी बाबू के लिए गाली नहीं खा सकता है। बहरहाल तो भोजराज का समय क्या हो गया, जब भोजन करने बैठते हैं भोजराज का समय क्या हो गया, 11वीं शताब्दी हो गया। ठीक है। मम्मट, मम्मट का मतलब है आपकी मां जो है जब आपके मामा के यहां जाती हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको भी 11 रुपए मिलता है। ठीक है, क्योंकि बहन है तो बहन को क्या मिलता है, क्या मिलता है 11 रुपए मिलता है। तो इस तरह से मम्मट को भी हम याद रखेंगे। अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हैं तो क्षमा करने में क्षेमेंद्र, क्षमा करने में उसको भोजन कराएंगे और भोजन कराने के बाद वो महिमावान व्यक्ति उसको कितना रुपए देंगे, 11 रुपए देंगे। तो क्षेमेंद्र का समय भी क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लगभग जो है मैंने आपको ये सारी डेट याद करा दी, याद रखिएगा। आपके यहां गाली नहीं दी जाती, चलिए बहुत बढ़िया है। अगला है काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः काव्य, गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है। चलिए देखिए, अब देखिए जब भी धर्म की बात की जाएगी, धर्म की और शोभा की बात की जाएगी, तो धर्म की शोभा कौन बढ़ाते हैं, ब्राह्मण बढ़ाते हैं। ठीक है, वही भगवान की ज्यादा पुजारी होते, पूजा करते हैं। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं, बाकी सभी जाति के लोग पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ऐसी धारणा है। तो याद करने के लिए काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। तो यह किसका कथन है, वामन का कथन है। अगला है किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सममात्रिक पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान है, 11-11 हो जाएंगी तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहां से होता था। तो आनंद कादंबरी का प्रकाशन 1881 मिर्जापुर से होता था। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्तियां हैं, धर्मवीर भारती की। ठीक है, ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया, सात गीतवर्ष, देशांतर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, तो जो है प्रयाग नारायण नहीं है, न तो यहां पर नकेन शब्द आता है, नकेन शब्द आता है जिसमें आपके प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है, ये प्रयोगवाद से संबंधित है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए बिना जो है छापे इसको वापस कर दिया था। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं, किस कृति से ली गई हैं, तो यह कामायनी से ली गई हैं। कामायनी के सभी सर्व क्रमानुसार याद होने चाहिए। पहला चिंता, अंतिम आनंद। चिंता पहला सर्ग है, चिंता श्रद्धा काम वासना। ठीक है, इस तरीके से याद रहना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, आसान सा सवाल है। राइट आंसर हिंदी शब्द सागर के रूप में। ठीक है, चलिए तो साथियों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। जीआईसी प्रवक्ता प्री मेंस और यूपी टीजीटी पीजीटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूजीसी नेट बीपीएससी टीयर 4 और DSSB टीजीटी हिंदी के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एलटी ग्रेड मेंस की कक्षाएं भी आपके लिए शुरू कर दी गई हैं, उनसे भी जुड़ना चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी आपके लिए बहुत भारी भरकम छूट चल रही है 1 जनवरी तक,
तो जुड़िए और कक्षाओं का फायदा लीजिए। आज की कक्षा यहीं तक, पुनः कल आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।